बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अब हम स्टार्ट करते हैं हीमोलिटिक एनीमियाज़। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हीमोलिटिक एनीमियाज़ और साथ में हमने डिस्क्राइब करना है एक्स्ट्रावेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस क्या होती है। उसके अलावा हमने मॉर्फोलॉजी हीमोलिटिक एनीमियाज़ की पढ़नी है, हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस को डिफ़ाइन करना है, फिर हमने सारे क्लिनिकल फीचर्स, पैथोजेनेसिस और मॉर्फोलॉजी पढ़ लेनी है और कॉजेज़ हमने डिस्कस करने हैं और पैथोजेनेसिस J6PD डेफिशिएंसी की। उसके अलावा हमने ये सारे टॉपिक्स हीमोलिटिक एनीमियाज़ में पढ़ने हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीमोलिटिक एनीमिया। अब हीम का मतलब क्या होता है? ब्लड। और लिटिक का मतलब होता है तोड़-फोड़ होना, यानी कि ब्लड की तोड़-फोड़ होना और उसकी वजह से जो अनीमिया होता है उसको हम कहेंगे हीमोलिटिक एनीमिया। अब आगे आ जाते हैं जो हीमोलिटिक एनीमियाज़ हैं। सब हीमोलिटिक एनीमियाज़ में एक चीज़ कॉमन होती है और वो क्या चीज़ कॉमन है? एक तो जो आरबीसी का लाइफ स्पैन है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, यानी कि हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा है, आरबीसी की तोड़-फोड़ चल रही है, तो क्या ऐसी रीज़न है कि आरबीसी टूट-फूट रहे हैं? तो आरबीसी के टूटने-फूटने की वजह ये है कि उनका लाइफ स्पैन कम हो गया है, 120 डेज़ से कम लाइफ स्पैन हो गया है। ठीक है, नॉर्मल लाइफ स्पैन आरबीसी का होता है 120 डेज़। तो हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज़ से कम हो गया है, जिसकी वजह से हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा है। दूसरा फीचर कौन-सा कॉमन होता है? इनमें हीमोलिटिक एनीमियाज़ में इरिथ्रोपोइटिन लेवल ज़्यादा होता है। इरिथ्रोपोइटिन के लेवल के ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? क्योंकि हमें पता है आरबीसी की तोड़-फोड़ चल रही है, ठीक है? बोन मैरो कहेगा कि जी मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी बनाने हैं, तो वहाँ से किडनी से इरिथ्रोपोइटिन बनेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा आके बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा और कंपेंसेटरी इंक्रीज़ हो जाएगा इरिथ्रोपोइसिस में, ठीक है? तो ये मकसद है हमारे पास इरिथ्रोपोइटिन के एलिवेट होने का। नेक्स्ट अब हम चलते हैं तीसरा जो हमने मेन कॉज़ पढ़ा है या उसमें क्या होता है कि इसमें हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स यानी कि जैसे-जैसे हेमोलिसिस हो रही है, ज़्यादा आरबीसी टूटेंगे, तो जितने भी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स हैं वो हीमोग्लोबिन के एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएँगे। तो हम देखेंगे कि सारे टाइप ऑफ हीमोलिटिक एनीमियाज़ में कौन-कौन से डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स हैं हीमोग्लोबिन के जो कि एक्यूमुलेट होंगे। अब एक नॉर्मल जो प्रोसेस होता है जब हम उसकी बात करें तो नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन होती है सेनेसेंट रेड सेल्स की, यानी कि जो एज हो जाती है जिन आरबीसी की वो पुराने हो जाते हैं, नेचर ने एक निज़ाम रखा हुआ है कि उन आरबीसी को तोड़ना है। ठीक है, तो उनको कौन तोड़ता है? मैक्रोफेजेस अपने अंदर लेके जाते हैं, उन आरबीसी को तोड़ते हैं। और ये मैक्रोफेजेस कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? ये स्प्लीन में होते हैं, लिवर में होते हैं और बोन मैरो में ज़्यादा पड़े हुए होते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है यानी कि फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, ये कब होती है? ये 120 डेज़ के बाद होती है, जब हमारे आरबीसीज़ बूढ़े हो जाते हैं और ये एज डिपेंडेंट चेंजेज़ होती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसी क्या चीज़ होती है कि मैक्रोफेजेस को पता चलता है कि अच्छा ये पुराने आरबीसीज़ हैं। तो जो पुराने आरबीसीज़ होते हैं ना, उनके सरफेस प्रोटीन्स में कोई ऐसा चेंज आता है कि फेगोसाइट्स को पता चल जाता है ये पुराने आरबीसीज़ हैं, तो वो उनको तोड़-फोड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? तो अब मैक्रोफेजेस किस वजह से आरबीसी को आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं? सेल सरफेस प्रोटीन की वजह से। तो ज़्यादातर जो हीमोलिटिक एनीमियाज़ हैं, उनके अंदर जो प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन होती है वो किसके अंदर होगी? फेगोसाइट्स के अंदर होगी। क्यों? क्योंकि मैक्रोफेजेस का काम है आरबीसी को तोड़ना। और जो मैक्रोफेजेस के अंदर तोड़-फोड़ चलती है और मैक्रोफेजेस कहाँ-कहाँ पड़े हुए होते हैं? लिवर में, स्प्लीन में, ठीक है? तो मैक्रोफेजेस के अंदर जो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है उसको कहते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस। इसलिए जो भी पेशेंट आएगा आपके पास एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस का, आपने उसका एग्ज़ामिनेशन किया, आप उसके लिम्फ नोड देखोगे, उसके लिम्फ नोड स्वेल्व हुए होंगे। आप उसका एब्डोमेन पल्पेट करोगे, आपको उसकी स्प्लीन एनलार्ज नज़र आएगी, उसका लिवर एनलार्ज नज़र आएगा। तो आपके माइंड में फटाफट जाना चाहिए, अच्छा कोई ऐसा हीमोलिटिक एनीमिया इस बंदे के अंदर है जिसमें एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस चल रही है। ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में। और ये वाली बात उन्होंने बताई हुई है कि एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस अगर चलती जा रही है, अगर तो एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होती जा रही है, तो जो चीज़ें एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस करा रही हैं, स्प्लीन वगैरह जिनके अंदर मैक्रोफेजेस ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और मैक्रोफेजेस जब ज़्यादा काम करेंगे, उनका हाइपरप्लेज़िया होगा और हाइपरप्लेज़िया होने की वजह से हो जाएगी स्प्लीनोमेगली। ठीक है? अब आगे हम चलते हैं, एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस किस वजह से होती है? मैंने बताया था कि मैक्रोफेजेस आरबीसी को कब आइडेंटिफ़ाई करते हैं? जब उन्हें पता चलता है कि आरबीसी के अंदर कोई मसला आ गया या आरबीसी के स्ट्रक्चर का कोई मसला आ गया है। तो आरबीसी हो जाते हैं लेस डिफ़ॉर्मेबल, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल लो, एक तंग सी जगह है, वहाँ से पानी को आपने गुज़ारना है, तो पानी उस चीज़ की शेप लेके गुज़र जाता है। लेकिन अगर एक ऐसी चीज़ है, कोई डब्बा है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी एक सॉलिड फ़ॉर्म है, आप उसको उस तंग जगह से घुसेड़ना चाह रहे हो, वो नहीं जाएगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेस ही नहीं बन रही। सेम आरबीसी के साथ भी यही होता है। आरबीसी नॉर्मली होते हैं डिफ़ॉर्मेबल, यानी कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी कैपेसिटी दी है कि जैसे बलून ले लो या कोई भी इलास्टिक की चीज़ होती है ना, आप उसको किसी तंग जगह से गुज़ारो तो वो फ़ोल्ड होके निकल जाती है उसमें से। इसी तरह आरबीसी भी हैं। लेकिन क्या होता है कि कोई भी ऐसा मसला है, कोई ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से
आरबीसी लेस डिफॉर्मेबल हो गए। जब उनकी लेस डिफॉर्मेबिलिटी होती है तो वो स्प्लीनिक साइनोसॉइड्स में से नहीं गुजर पाते, तो स्प्लीनिक साइनोसॉइड्स उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से होती है एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस और स्प्लीनिक साइनोसॉइड्स उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं और पैसेज डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब पैसेज उनका डिफ़िकल्ट है, आरबीसी सीक्वेस्ट्रेशन, और जब वहाँ जमा होंगे तो मैक्रोफेजेस देखेंगे कि जी ये तो ढेरम ढेर आरबीसी पड़े हुए हैं, मैं फटाफट इनको खा लेता हूँ। तो सारे मैक्रोफेजेस उनकी फेगोसाइटोसिस स्टार्ट कर देंगे और जितने भी वहाँ पे आरबीसी पड़े हुए हैं उनकी फेगोसाइटोसिस शुरू हो जाएगी। तो यानी कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस में आरबीसी टूट रहे हैं तो क्या होगा, अनीमिया होगा। स्प्लीन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है तो वो एनलार्ज हो जाएगी, स्प्लीनोमेगली हो जाएगी। और क्या ख्याल है, जब आरबीसी की तोड़-फोड़ चलेगी तो आरबीसी में क्या चीज़ मौजूद होती है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आगे तोड़-फोड़ होती है तो बिलीरुबिन बनता है, फिर बिलीवर्डिन बनता है। तो बिलीरुबिन के बनने की वजह से क्या होगा, बिलीरुबिन जब ज़्यादा बनेगा तो पेशेंट्स को जॉन्डिस भी होता है। तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस याद कर लें 3 पॉइंट्स। एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस में हमेशा अनीमिया, स्प्लीनोमेगली और तीसरी चीज़ जॉन्डिस, ये 3 फीचर्स लाज़मी याद होने चाहिए, ठीक है। और कभी-कभी क्या होता है कि कुछ हीमोग्लोबिन, अब इतने ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं मैक्रोफेजेस, तो मैक्रोफेजेस बेचारे थक जाते हैं कि मैं इतने हीमोग्लोबिन को अपने अंदर कैसे रखूँ। तो कुछ हीमोग्लोबिन जो है वो मैक्रोफेजेस या फेगोसाइट्स में से निकल के ब्लड में चला जाता है। अब मैंने जैसे बताया था आयरन भी फ्री ब्लड में अच्छी नहीं होती, वो टॉक्सिक होती है। सिमिलरली हीमोग्लोबिन भी फ्री ब्लड में फिरे जा रहा है, एक मतलब एक समझ लो कि एक चोर है जो फ्री फिरी जा रहा है, तो उसको पकड़ना है हमने। उसको जब तक बंद नहीं करेंगे, उसको बाइंड नहीं करेंगे, उसको तो मौका मिल गया हर तरह के काम करने का। तो उस हीमोग्लोबिन को बाइंड करने के लिए हमारे लिवर में एक प्लाज्मा प्रोटीन लिवर बनाता है जिसको कहते हैं हेप्टोग्लोबिन, और एक और प्रोटीन होता है अल्फा 2 ग्लोबुलिन। इन दोनों ने क्या करना है, अब देखो मैक्रोफेजेस में इतने आरबीसी की तोड़फोड़ चली जा रही है और ये प्रोसेस इतना ज़्यादा होता है कि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब इतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन है, उसको हेप्टोग्लोबिन फटाफट बाइंड करेगा, अल्फा 2 ग्लोबुलिन फटाफट बाइंड करेगा फ्री हीमोग्लोबिन को। और ये क्यों बाइंड करेगा, ताकि जो एक्स्ट्रा ब्लड में है ना, हमारी किडनी का काम होता है ना वेस्ट निकालना, तो अल्फा 2 ग्लोबुलिन ने और हेप्टोग्लोबिन ने क्या करना है, उस फ्री हीमोग्लोबिन को बाइंड करना है और उसको ब्लड से निकाल के यूरिन में भेजना है ताकि किडनी उस वेस्ट को रिमूव करे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ एक वेस्ट है। अब क्या होता है, अब जब ये बाइंड करेंगे तो बेचारे हेप्टोग्लोबिन और अल्फा 2 ग्लोबुलिन ये इतने ज़्यादा होंगे, इनको बाइंड करना पड़ेगा। तो क्या ख्याल है, ब्लड में पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराओगी, इनके अंदर हेप्टोग्लोबिन भी कम मिलेगा और अल्फा 2 ग्लोबुलिन भी कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बाइंड फॉर्म में ज़्यादा है, इनको बाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो इनकी फ्री कंसंट्रेशन ब्लड में हमें कम मिलेगी। तो इन बातों से भी पता चलेगा कि पेशेंट में एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस चल रही है। अब प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होती है, क्योंकि आपको पता है स्प्लीन एनलार्ज हो रही है और स्प्लीन की वजह से डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो क्या ख्याल है, ऐसे पेशेंट्स की अगर हम स्प्लीन निकाल देंगे तो उनकी हेमोलिसिस होगी? नहीं होगी। तो ऐसे पेशेंट्स की स्प्लीनेक्टमी से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। अब एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस के एक-एक पॉइंट समझ आ गया। अब हम चलते हैं इंट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस के ऊपर। इंट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस जो है वो किस वजह से होती है? अब इंट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस के कुछ कॉजेज़ देख लो कि कोई भी मैकेनिकल इंजरी हुई, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो गया है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन है, कोई पैरासाइट्स हैं, सेल के इंट्रा सेलुलर पैरासाइट हैं, जैसे आरबीसी के अंदर जब मलेरिया की लाइफ साइकिल पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है ना पैरासाइट, वो आरबीसी के अंदर जाके बैठ जाता है और तोड़-फोड़ शुरू कर देता है, ठीक है। तो ऐसे इंट्रासेलुलर पैरासाइट क्या ख्याल है, आरबीसी को तोड़ेंगे, लेकिन ये आरबीसी की डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में हो रही है? नहीं हो रही। तो इस वेसल्स के अंदर ही हो रही है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस, ठीक है। कोई भी टॉक्सिन्स वगैरह आ गए हैं, जैसे मैकेनिकल इंजरी किन लोगों में होती है जिनके अंदर हम नकली कार्डियक वाल्व लगा देते हैं, मैकेनिकल वाल्व्स लगे हुए होते हैं लोहे वगैरह के, तो क्या ख्याल है कि वहाँ पे थ्रोम्बस वगैरह बनेगा और जब उस थ्रोम्बस से आरबीसी टकराएँगे तो वो टूटना शुरू हो जाएँगे। इसी तरह जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रम बीटिंग करते हैं या मैराथन रनर्स होते हैं, उसमें फिजिकल ट्रॉमा आ जाता है, आरबीसी टूटेंगे। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होती है, वो कब होती हैं? जब हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन आया बाहर से तो उसने एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट किया, कॉम्प्लीमेंट भी एक्टिवेट हुआ। अब कॉम्प्लीमेंट को तो पता नहीं है, कॉम्प्लीमेंट तो आरबीसी को भी तोड़-फोड़ शुरू कर देगा। इसी तरह टॉक्सिन बॉडी में आ गए, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम एक ऑर्गेनिज़्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, उसका सेप्सिस हो गया, यानी कि उससे इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल गया। तो उसकी वजह से ऐसे एंजाइम रिलीज़ होते हैं जो हमारे आरबीसी को खाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब मैंने बताए थे कि हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस के 3 पॉइंट्स थे, अनीमिया, स्प्लीनोमेगली एंड जॉन्डिस, ठीक है। अब देखो ये 5 पॉइंट अंडरलाइन हुए हैं रेड से, इनको लाजमी याद कर लो। इंट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस के 5 फीचर्स हैं, अनीमिया, हीमोग्लोबिन यूरिया, समझ आया क्यों हो रहा है, वेसल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है, वेसल्स डायरेक्ट कहाँ जा रही हैं, किडनी के पास जाएंगी और वहाँ यूरिन में निकालेंगी हीमोग्लोबिन को, तो हीमोग्लोबिन यूरिया होगा और ये सिर्फ इंट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस में प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है। अनीमिया, हीमोग्लोबिन यूरिया,
और क्या होता है, हीमोग्लोबिन हीमोसिड्रिन यूरिया भी होता है, ठीक है। अनीमिया, हीमोग्लोबिन ईमिया, यानी कि हीमोग्लोबिन ईमिया का वर्ड आएगा तो ब्लड, हीमोग्लोबिन ब्लड में ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन यूरिया हीमोग्लोबिन यूरिन में ज़्यादा है, हीमोसिड्रिन यूरिया। क्या होता है कि यूरिन में जब हमारे पास हीमोग्लोबिन जाता है ना, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के जो सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये है किडनी की प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के सेल्स, यहाँ से जी हीमोग्लोबिन साहब जा रहे हैं यूरिन में निकलने, लेकिन हमें पता है कि जो भी चीज़ यूरिन की टिब्यूल्स में से जा रही होती है, टिब्यूलर सेल्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन टिब्यूलर सेल्स में एब्जॉर्ब हो गया। अब क्या है, ये हीमोग्लोबिन टिब्यूलर सेल्स के लिए भी टॉक्सिक होता है, तो उसकी वजह से ये सेल्स जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं और टूट के ये खुद यूरिन में गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब ये हीमोग्लोबिन अंदर गया था ना, तो ये हीमोग्लोबिन के फॉर्म में नहीं रहा था। अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स के जो सेल्स थे किडनी में, उन्होंने इसको हीमोसिड्रिन में कन्वर्ट किया। हीमोसिड्रिन सेल के लिए टॉक्सिक था, उसने इस सेल को डिस्ट्रॉय किया। अब सेल टूटा तो साथ में हीमोसिड्रिन के साथ ही वो पूरा सेल यूरिन में जाएगा। तो क्या ख्याल है, हीमोग्लोबिनीमिया, हीमोग्लोबिन भी यूरिन में जा रहा है और साथ जब वो एब्जॉर्ब हो रहा है और ये सेल टूटा और वो निकल रहा है, तो वो हीमोसिड्रिन के फॉर्म में भी जा रहा है। तो यूरिन में 2 चीज़ें जा रही हैं, हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोसिड्रिन यूरिया, ठीक है। ये चीज़ें हो गई और तीसरी चीज़ जॉन्डिस लाज़मी होगी, क्योंकि जब इतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो क्या ख़्याल है जॉन्डिस होना नहीं चाहिए? होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन टूटेगा, बिलीरुबिन बनेगा, बिलीवर्डिन बनेगा और उसकी वजह से जॉन्डिस हो जाएगा। अब क्या होता है कि जो हमारे पास लाइज़ फ्री हीमोग्लोबिन होता है, जो रिलीज़ हो रहा होता है, उसको फिर अगेन हेप्टोग्लोबिन ने बाइंड करना है और हेप्टोग्लोबिन बाइंड करेगा तो बॉडी में आपके जो आप ब्लड या सीरम हेप्टोग्लोबिन लेवल्स कराते हो इन पेशेंट्स के, तो उनके सीरम हेप्टोग्लोबिन लेवल्स आपको कम मिलेंगे। और अब फ्री हीमोग्लोबिन क्या ख्याल है, ब्लड में बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो अब क्या करेगा कि ये ऑक्सीडाइज़ हो जाएगा और ऑक्सीडाइज़ होकर मेट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो ब्राउन कलर का होता है। रीनल प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स का मैंने बता दिया है कि वो हीमोग्लोबिन और हेप्टोग्लोबिन के साथ टूट फोड़ के गिरना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कुछ यूरिन में भी जाता है और कुछ जो यूरिन में जाएगा ना, हीमोसिड्रिन और या हीमोसिड्रिन भी जाएगा यूरिन में, मेट हीमोग्लोबिन भी जाएगा, हीमोग्लोबिन भी जाएगा। उसकी वजह से यूरिन, ऐसे पेशेंट्स का यूरिन टेस्ट कराएंगे हम, तो वो रेड ब्राउन कलर का होगा। उसके अलावा जो आयरन रिलीज़ हो रहा है हीमोग्लोबिन से, उसने कहाँ जाना है, वो ट्यूब्यूलर सेल्स में गया, उसने हीमोसिड्रिन बनाया और वो हीमोसिड्रिन जो है वो क्या करेगा कि हीमोसिड्रिन किडनी में एक्यूमुलेट होगा, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रीनल हीमोसिड्रोसिस का नाम देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हीम ग्रुप हमारे पास हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स में होते हैं, ठीक है, वो बिलीरुबिन में भी कन्वर्ट होते हैं और उसकी वजह से हमारे पास जॉन्डिस हो जाता है। एक चीज़ जो इसमें नहीं होती, स्प्लीनोमेगली इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में नहीं होगी, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब जितना भी ये बिलीरुबिन बन रहा है, क्या ख्याल है, ये बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड है, क्योंकि लिवर में जाके इसने कॉन्जुगेट होना है, लेकिन शुरू-शुरू में बना है तो वो अनकॉन्जुगेटेड होता है। अब जो लेवल है, यानी कि कितना बिलीरुबिन बनना है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? जितने आरबीसी टूटेंगे उतना ज़्यादा बिलीरुबिन बनेगा, तो डिपेंड करता है कि रेट ऑफ हेमोलिसिस कितना है और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की अमाउंट डिपेंड करती है कि लिवर कितना अच्छा काम कर रहा है। जितना अच्छा लिवर काम करेगा, वो इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को ब्लड से निकालेगा, उसको कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करेगा और उसको यूरिन से रिलीज़ करा देगा। लेकिन अगर हमारा लिवर ही ख़राब है, इधर से हेमोलिसिस चल रही है, जॉन्डिस ज़्यादा होगा। क्यों जॉन्डिस ज़्यादा होगा? क्योंकि अगर लिवर ख़राब है तो वो उसको कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड में एक्यूमुलेट होता है और उसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि जॉन्डिस भी अक्सर क्या होता है कि हमारे पास ये जो सारा एक्सेस बिलीरुबिन है लिवर में पड़ा हुआ है, ये होता है ना लिवर, और इधर से ये बाइल डक्ट जाती हैं और इधर गॉल ब्लैडर पड़ा हुआ है। तो लिवर के सारे जो स्टोरेज चीज़ें होती हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल है या बाइल पिगमेंट्स हैं, उन्होंने क्या होना है, रिलीज़ होना है। तो कोलेस्ट्रॉल और बाइल पिगमेंट इन बाइल डक्ट्स में से जाते हैं और गॉल ब्लैडर में चली जाती हैं। अब क्या ख्याल है कि ये जो एक्सेस बिलीरुबिन है ये इधर गॉल ब्लैडर में जाएगा और गॉल ब्लैडर में जाके ये क्या बना लेगा, गॉल स्टोन्स। और ये गॉल स्टोन्स किस वजह से बनते हैं, पिगमेंट्स की वजह से बनते हैं, ठीक है। मैंने बताई थी ना कि पिगमेंट गॉल स्टोन 2 तरह के होते हैं, एक पिगमेंट गॉल स्टोन्स होते हैं और दूसरे कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा, इधर आके एक्यूमुलेट होगा, तो कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स बनेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे पास अब हीम पिगमेंट आ रहा है, तो इधर आके हीम पिगमेंट के स्टोन्स जो बनते हैं उसको हम कहते हैं पिगमेंट गॉल स्टोन्स, ठीक है। तो ये सारी बात समझ आ गई कि कैसे हमारे पास वो सारा सिस्टम चल रहा होता है।
ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस क्या होती है, इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस क्या होती है। अब हम जल्दी से मॉर्फोलॉजी देखते हैं। मॉर्फोलॉजी जो है उसमें क्या होता है, अब क्योंकि इतना ज़्यादा हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा है, ऑक्सीजन टेंशन बॉडी की कम हो गई, तो इरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगा। अब जब इरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा रिलीज़ होगा, वो कहाँ पे जाएगा, बोन मैरो के पास जाएगा और वहाँ पे इरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स को स्टिमुलेट करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बनेंगे, तो नॉर्मोब्लास्ट नज़र आएँगे हमें बोन मैरो में। तो जब बोन मैरो बायोप्सी कराओगी तो पेशेंट्स में नॉर्मोब्लास्ट मिलेंगे। उसके अलावा रेटिकुलोसाइटोसिस भी ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि अगेन इरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स को स्टिमुलेट किया हुआ है। अब जब इरिथ्रॉइड प्रिकर्सर स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो उनके स्टिमुलेट होने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे हमारे पास रेटिकुलोसाइट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं, तो रेटिकुलोसाइटोसिस हो जाएगा। ऐसे पेशेंट्स का जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो हमें रेटिकुलोसाइट्स ज़्यादा मिलेंगे। उसके अलावा जो फेगोसाइटोसिस होती है आरबीसी की, उसकी वजह से अब आरबीसी, क्योंकि आरबीसी फेगोसाइटोज़ हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से आयरन कंटेनिंग पिगमेंट एक्यूमुलेट होता रहता है, हीमोसिड्रिन। तो ऐसे पेशेंट्स में हीमोसिड्रिन भी ज़्यादा होता है। कहाँ-कहाँ पे? लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो में हीमोसिड्रिन भी आपको ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैक्रोफेजेस पड़े हुए हैं जो आरबीसी को खा रहे हैं, तो वहाँ पे हीमोसिड्रिन भी मिलेगा। आयरन की एक्यूमुलेशन को हम क्या नाम देते हैं? हीमोसिड्रोसिस। अगर अनीमिया बहुत ज़्यादा सीवियर है कि बोन मैरो इतना काम करने के बावजूद भी अनीमिया को रिकवर नहीं कर पा रहा, तो अब बॉडी कहेगी कि मुझे कहीं और से आरबीसी बनाने हैं, तो वो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस करती है, यानी कि बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ में से बॉडी की जो दूसरी लॉन्ग बोन्स होती हैं, एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, फीमर के शुरू से और हिप वगैरह के इलियक क्रेस्ट से, उसके अलावा हम थैलेसीमिया में पढ़ेंगे कि वहाँ पे भी एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस बहुत होती है। तो जब अनीमिया से मतलब काफ़ी कोशिश के बाद भी अनीमिया से बंदा रिकवर नहीं कर पा रहा, तो फिर बॉडी में एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस शुरू हो जाती है, और वो कहाँ पे होती है? लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड में शुरू होती है। जब बहुत ज़्यादा टाइम से क्रॉनिक हेमोलिसिस चल रही है, तो क्या ख्याल है? बिलियरी एक्सक्रीशन बिलीरुबिन की ज़्यादा होगी, क्योंकि बिलीरुबिन लिवर में ज़्यादा बन रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट होगा, और जब वो गॉल ब्लैडर में जाएगा, तो गॉल ब्लैडर में वो पिगमेंट स्टोन्स बनाएगा, इसको कहते हैं कोलीलिथाइसिस। ठीक है? तो यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस क्या होती है, इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस क्या होती है। एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में हमने 3 फीचर्स पढ़े थे, इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में हमने 5 फीचर्स पढ़े थे। ठीक है? अब हम आगे 2 तरह के हेमोलिटिक एनीमियाज़ डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास है हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस और G6PD डेफिशिएंसी, के उसमें हेमोलिसिस कैसे होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस। अब हेरिडिटरी हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कोई हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि आरबीसी मेम्ब्रेन के अंदर कोई डिफेक्ट है। एक ऐसा डिफेक्ट होता है, वो आरबीसी की मेम्ब्रेन को लेस डिफॉर्मेबल बना देता है, और एक चीज़ जितनी ज़्यादा लेस डिफॉर्मेबल होगी, स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस उसको उतना ज़्यादा अपने अंदर, जैसे ही वो आरबीसी जाके फँसेगा ना, क्योंकि वो गुज़र नहीं पा रहा स्प्लीनिक साइनोसॉइड्स में से, तो स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन होती है और उनकी डिस्ट्रक्शन होती है। अब क्योंकि स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं हीमोलिटिक। और अनीमिया हो रहा है, क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगे तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो अनीमिया हो जाएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं हीमोलिटिक अनीमिया की टाइप्स। अब नॉर्मली, अब हम जब हम कहते हैं ना कि आरबीसी डिफॉर्मेबल है, तो आरबीसी की जो नॉर्मल डिफॉर्मेबिलिटी होती है, वो किस चीज़ पे डिपेंड। अब हम बात करते हैं कि आरबीसी की जो डिफ़ॉर्मेबिलिटी होती है, वो किस वजह से होती है, यानी कि हम कह रहे हैं ना कि आरबीसी की मेम्ब्रेन डिफ़ॉर्मेबल होती है, तो वो किस वजह से है? ड्यू टू फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि आरबीसी की मेम्ब्रेन का स्केलेटन कुछ इस तरह से बना हुआ होता है कि उसकी वजह से आरबीसी की मेम्ब्रेन डिफ़ॉर्मेबल होती है। अब हम आरबीसी की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर में देखो, ये हमारे पास है आरबीसी की मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है? अब देखो मेम्ब्रेन में क्या पड़ा हुआ है, एक बैंड 3 प्रोटीन पड़ा हुआ है और एक पड़ा हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन, राइट, इन द लिपिड बायलेयर। अब देखो अंदर जाके एक हमारे पास अल्फा बीटा चेन से मिल के एक प्रोटीन बना हुआ है, इसका नाम है स्पेक्ट्रिन। ये होता है स्पेक्ट्रिन का हेड एंड, ये वाला। ठीक है? ये कौन सा एंड है? हेड एंड। और ये होता है टेल एंड। स्पेक्ट्रिन क्या करता है कि स्पेक्ट्रिन का जो हेड एंड है, वो बाइंड करता है बैंड 3 प्रोटीन से, और जो बीच वाला प्रोटीन है, वो कौन सा प्रोटीन है? ये 4.2 नज़र आ रहा है, एन। तो एनकायरिन, एनकायरिन एक इंटरमीडियरी प्रोटीन है। एनकायरिन और 4.2 इन्होंने मिलके क्या किया कि स्पेक्ट्रिन को बाइंड कराया है बैंड 3 प्रोटीन से। सिमिलरली यहाँ पे देखो कि अब टेल की तरफ आ जाओ, स्पेक्ट्रिन की जो टेल है उसमें पड़ा हुआ है एक्टिन। एक्टिन के दोनों साइड पे प्रोटीन है 4.1। वो क्या करता है कि स्पेक्ट्रिन की टेल को बाइंड कराता है ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है? तो स्टेबिलिटी मेंटेन हो गई कि ये ऊपर पूरी लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है, अंदर ये स्पेक्ट्रिन पड़ा हुआ है, और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं एनकायरिन और एक्टिन। एक्टिन कौन से एंड पे है? टेल एंड पे है। एनकायरिन कौन से एंड पे है? हेड एंड पे है। ठीक है? अब क्या होता है कि हेड एंड और टेल एंड, अब क्या ख्याल है कि ये जो टेल है, ये आगे दूसरे हेड के साथ बाइंड करेगी यहाँ से।
ठीक है। तो एक टेल दूसरे हेड के साथ बाइंड करेगी और अगला हेड अगली टेल के साथ बाइंड करेगा। इस तरह से भी इसकी बाइंडिंग हो रही होती है और ऊपर मेम्ब्रेन से भी ये बाइंडिंग चल रही है, ठीक है। तो ये सारी बाइंडिंग साथ-साथ चल रही होती है इसमें कि हेड से भी बाइंडिंग हो रही है आपस में हेड और टेल की, और ऊपर से इनकी मेम्ब्रेन के साथ भी बाइंडिंग चल रही होती है, ठीक है। तो इस सारे में अब देखो कि ये सारी रीज़न्स की वजह से क्या होता है कि जो आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है ना, वो हो जाती है डिफ़ॉर्मेबल। यानी कि जब भी आरबीसी कहीं से गुज़रेगा तो वो डिफ़ॉर्मेबल हो जाएगा। नॉर्मल आरबीसी की शेप ये होती है, ठीक है? ये आरबीसी की शेप है। लेकिन अब हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में क्या होता है कि एक ये और ये देखो आहिस्ता-आहिस्ता यानी कि बाहर इस तरह से निकली हुई एक छोटे-छोटे वो सर्कल्स की फॉर्म में, यानी कि बल्ब्स या बल्जेस हम कहते हैं कि बनना शुरू हो गए हैं। वो बल्जेस क्या करेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता टूटना शुरू हो जाएँगे। तो क्या ख़्याल है, पहले इतना बड़ा आरबीसी था, अब देखो आरबीसी छोटा हो गया। आरबीसी छोटा हो गया, ये बल्जेस क्या होंगे, रिमूव होंगे और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास स्फीरोसाइट की फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो स्फीरोसाइट है, क्योंकि ये एब्नॉर्मल है, तो स्प्लीनिक मैक्रोफेज इसको रिकॉग्नाइज़ करता है और इस स्फीरोसाइट को खा लेगा, और जैसे ही वो स्फीरोसाइट को खा लेगा तो हमारे पास हेमोलिसिस शुरू हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस है। और यहाँ पे देखो ये नॉर्मली, यानी कि प्रोसेस हमारे पास चल रहा है ना ये वाला, ये है नॉर्मल मेम्ब्रेन। लेकिन क्या होता है कि अल्फा, बीटा स्पेक्ट्रिन, एनकाइरिन, बैंड 4.2 प्रोटीन है, बैंड 4.1 प्रोटीन है, एनकाइरिन है, स्पेक्ट्रिन है, एक्टिन है, ये सारे प्रोटीन आपस में एक दूसरे को बाइंड करा रहे हैं। अब क्या होता है अक्सर कि हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस क्यों होता है कि जब ये वाले जो प्रोटीन्स हैं जिन्होंने बाइंडिंग करानी है, इनकी म्यूटेशन है, तो जब इन प्रोटीन की म्यूटेशन आती है तो क्या ख्याल है, म्यूटेशन होगी तो क्या ये नॉर्मल स्ट्रक्चर मेंटेन रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। जब नॉर्मल स्ट्रक्चर ही आरबीसी का मेंटेन नहीं रह पाएगा, वो लेस डिफॉर्मेबल हो जाएगा और उसकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। और मैंने बताया है कि डिस्ट्रक्शन किस तरह से होती है, इस तरह से उसकी डिस्ट्रक्शन चल रही है कि ये नॉर्मल बाइकनकेव शेप है, लेकिन क्योंकि आरबीसी की मेम्ब्रेन स्टेबल ही नहीं है, तो ये बल्ब्स की फॉर्म में, बल्जेस की फॉर्म में आरबीसी की मेम्ब्रेन लॉस होती रहती है। और इतना ज़्यादा सरफेस एरिया से सरफेस एरिया इतना सा हो गया है, आरबीसी का सरफेस एरिया कम हो गया है, यानी कि उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ख़राब हो गया है। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ख़राब हो गया, तो वॉल्यूम अंदर ऑब्वियसली उसका कम पड़ा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि उसका साइज़ भी कम हो गया। तो इस वजह से स्प्लीनिक कॉर्ड्स में ये जाके ट्रैप होता है, और स्प्लीनिक कॉर्ड्स में ट्रैप होने के बाद इसकी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो ये रीज़न है हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में हमारे पास डिस्ट्रक्शन होने का। अब ये बोन मैरो का हमारे पास स्मेयर पड़ा हुआ है, इसमें देखो कि पेशेंट जो हीमोलिटिक एनीमिया का है। अब हीमोलिटिक एनीमिया के पेशेंट्स के अंदर ये इरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर्स, ये सारे न्यूक्लियस वाले जितने भी सेल्स हैं, ये प्रोजेनिटर्स हैं, ज़्यादा हो गए हैं? हाँ, हो गए हैं। अब हम जल्दी से इसको रिव्यू कर लेते हैं कि हमने पढ़ा कि स्पेक्ट्रिन है जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, अल्फा और बीटा। इसका एक हेड रीजन था जिसमें और दूसरा इसका टेल रीजन था जहाँ पे एक्टिन बाइंड हुआ हुआ था। और 2 डायमेंशनल हमने पढ़ा कि स्पेक्ट्रिन एक्टिन एक स्केलेटन बना हुआ था और वो जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करता था। और सेल मेम्ब्रेन से बाइंड कराने वाले कौन से प्रोटीन थे? एनकाइरिन बैंड 4.2, वो बैंड 3 से बाइंड करा रहे थे, और जो 4.1 था टेल एंड पे मौजूद था वो ग्लाइकोप्रोटीन ए से बाइंड करा रहा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस किस वजह से होती है? जब बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस होती हैं, और उन म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि जो स्केलेटल कंपोनेंट्स हैं उसकी इमैच्योरिटी हो जाती है, इनसफिशिएंसी हो जाती है। तो क्या होता है कि मेम्ब्रेन उतनी स्ट्रॉन्ग, देखो ना, मेम्ब्रेन उतनी स्ट्रॉन्ग रह ही नहीं पाएगी। तो जब मेम्ब्रेन इतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या होता है, 120 डेज़ लाइफ स्पैन रहेगा? नहीं रहेगा। लाइफ स्पैन कम हो गया, 10 टू 20 डेज़ हो जाएगा। और जो म्यूटेशंस होती हैं जो इनको इफ़ेक्ट करती हैं, वो कौन-सी म्यूटेशंस होती हैं जो इन सारे प्रोटीन्स को इफ़ेक्ट करती हैं? उन म्यूटेशन को कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। उनकी वजह से बन जाते हैं प्री मैच्योर स्टॉप कोडॉन्स, और प्री मैच्योर स्टॉप कोडॉन के बनने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो एलील का फंक्शन क्योंकि एबनॉर्मल हो गया ना, प्री मैच्योर स्टॉप कोडॉन बने, तो प्री मैच्योर स्टॉप कोडॉन की वजह से जो प्रोटीन है वो एबनॉर्मल बनेगा। और प्रोटीन हमने कौन-कौन से पढ़े हैं? एनकाइरिन, स्पेक्ट्रिन, बैंड 3 प्रोटीन। इन सब में एबनॉर्मल इनका स्ट्रक्चर होगा, तो स्टेबलाइजेशन ख़राब हो जाएगी और डीस्टेबलाइज़ हो जाएगी मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो डीस्टेबलाइज़ होती है मेम्ब्रेन, मैंने ऊपर ब्लेब्स दिखाए थे कि ये आरबीसी की मेम्ब्रेन से ऐसे-ऐसे ब्लेब्स निकलना शुरू हो जाएँगे डीस्टेबलाइज़ मेम्ब्रेन पे, और आहिस्ता-आहिस्ता ना सिर्फ मेम्ब्रेन लॉस हो रही है, साथ-साथ साइटोप्लाज़्म भी तो लॉस हो रहा है। तो साइटोप्लाज़्म भी लॉस हो जाएगा और वो सेल्स अपने वॉल्यूम के हिसाब से छोटे हो जाते हैं, और इसलिए इनको हम नाम देते हैं, स्फेयर का नाम देते हैं कि ये स्फीरोसाइटोसिस है, स्फेयर्स बन रहे हैं इसमें, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें भी क्या है कि अब ये स्फेयर्स कहाँ जाएँगे? स्प्लीन में जाएँगे, और स्प्लीन ने इनको डिस्ट्रॉय करना है। तो इसका मतलब है इन पेशेंट में स्प्लीनेक्टोमी करेंगे तो हमें
फ़ायदा होगा, पेशेंट्स का अनीमिया तो इम्प्रूव हो जाएगा क्योंकि इसमें असल विलन स्प्लीन है, स्प्लीन तोड़-फोड़ रही है। अब क्या होता है कि ये जो आरबीसीज़ लेस डिफ़ॉर्मेबल है, स्प्लीन की जो बिलरॉथ की कॉर्ड्स होती हैं, कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ होती हैं या जो साइनोसॉइड्स में मैक्रोफेजेस पड़े हुए होते हैं, वो इनको सिक्वेस्टर करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब आरबीसी सिक्वेस्टर हुए हुए पड़े हैं ना, वहाँ पे जमा होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, तो उनकी मेम्ब्रेन क्या हो जाती है कि उनकी जो मेम्ब्रेन है आहिस्ता-आहिस्ता वो जब लूज़ हो रही होती है, तो साथ-साथ पोटेशियम और वाटर भी लॉस हो रहा होता है आरबीसी का। तो इसलिए जो इरिथ्रोस्टेसिस कहते हैं, यानी कि जो स्प्लीन में काफ़ी टाइम से आरबीसी पड़े हुए हैं, उसको कहते हैं इरिथ्रोस्टेसिस। इरिथ्रोस्टेसिस के दौरान क्या होता है कि आरबीसी मेम्ब्रेन से पोटेशियम आयन्स और वाटर रिमूव होता रहता है और वो ज़ाया होता रहता है और साथ-साथ आरबीसी का ग्लूकोज़ भी ज़ाया होता रहता है और इसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी अपना पीएच मेंटेन नहीं कर पाते और जब उनका पीएच मेंटेन नहीं होगा, एसिडोसिस हो जाएगा। एसिडोसिस के होने की वजह से क्या होगा, वो अपनी शेप मेंटेन नहीं कर पाएँगे और उनकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है? स्प्लीनेक्टमी के बाद क्या होता है, अब तुमने स्प्लीन निकाली है, स्प्लीन निकालने से क्या हुआ है, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन ख़त्म हुई है, लेकिन आरबीसी की जो मेम्ब्रेन ख़राब है वो सही हुई नहीं हुई। तो स्प्लीनेक्टमी के बाद अनीमिया तो इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन स्फीरोसाइट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि स्फीरोसाइटोसिस जो हमने बात की है वो एक एबनॉर्मेलिटी है, मेम्ब्रेन की एबनॉर्मेलिटी की वजह से, जो कि हेरिडिटरी कंडीशन है। अब जल्दी से हम रिव्यू करते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या है, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस की पैथोफिजियोलॉजी हम देखते हैं। देखो ये है पैथोफिजियोलॉजी। इसमें क्या है कि मेम्ब्रेन का पहले डिफेक्ट हुआ, हमने पढ़ लिया एनकायरिन स्पेक्ट्रिन बैंड 3 प्रोटीन की वजह से मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी खराब हुई। हाँ, हो गई, मेम्ब्रेन लॉस होना शुरू हुई। ये देखो मेम्ब्रेन लॉस हो रही है। मेम्ब्रेन लॉस होते-होते क्या हुआ कि पहले अगर आरबीसी इतना बड़ा था बायकनकेव, अब वो छोटा रह गया। तो छोटा रहने की वजह से क्या हो गया है कि उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशो ख़राब हो गया है, ठीक है? सरफेस टू वॉल्यूम रेशो ख़राब होने की वजह से हम कहते हैं कि वो हैं स्फीरोसाइट्स, ठीक है? स्फीरोसाइटोसिस हो गया है, डिफ़ॉर्मेबिलिटी उसकी कम है। जब डिफ़ॉर्मेबिलिटी कम है तो स्प्लीनिक साइनोसॉइड्स में वो ट्रैप होंगे और ट्रैप होने के वर्ड को मैंने क्या बताया था, इरिथ्रोस्टेसिस। इरिथ्रोस्टेसिस के दौरान उनका पोटेशियम लॉस होता है, उनका वाटर लॉस होता है। वाटर लॉस होने के साथ-साथ उनका ग्लूकोज़ लॉस होता है। ये सारी चीज़ें जब आरबीसी की निकलना शुरू हो जाएँगी तो उसका पीएच कम हो जाएगा और पीएच कम होगा तो एसिडोसिस होगा। जब आरबीसी के अंदर एसिडोसिस स्टार्ट होता है तो उसकी वजह से फिर होगा फेगोसाइटोसिस और जो फेगोसाइटोसिस होता है इसमें पेशेंट के क्या मतलब जो पेशेंट के अंदर फेगोसाइटोसिस चलता है तो इस वजह से होती है एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस, ठीक है? ये बात समझ आ गई। उसके बाद हम चलते हैं मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी को देखते हैं। मॉर्फोलॉजी में क्या है कि हमें मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग जो मिलेगी, हमें स्फीरोसाइट्स मिलेंगे। उसके अलावा वो स्फीरोसाइट्स कैसे होंगे, हाइपरक्रोमिक होंगे, यानी कि हमने बताया ना कि उनका साइज़ छोटा हो गया, तो छोटा साइज़ हो गया तो उसमें हमें हाइपरक्रोमिक वो नज़र आएंगे। उसके अलावा अब ये पेरिफेरल स्मेयर है हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस का। एन आइसोसाइटोसिस यानी कि डिफरेंट शेप के सेल्स हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है? इस तरह से एन आइसोसाइटोसिस है। और स्फीरोसाइट्स हमें मिले हैं, इनमें कोई सेंट्रल पैलर नहीं है। उसके अलावा हमें हॉल जॉली बॉडीज़ भी मिली हैं। आगे मैं बताऊँगी कि हॉल जॉली बॉडीज़ क्या हैं। ये देखो, एक छोटा-सा डॉट पड़ा हुआ है अंदर, ये है हॉल जॉली बॉडी। इसके बाद हम आ जाते हैं, स्फीरोसाइटोसिस जो है उसमें क्योंकि आरबीसी का मेम्ब्रेन लॉस हो रहा है और आरबीसी मेम्ब्रेन लॉस और कहाँ पे होता है, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। तो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस थोड़ा-थोड़ा ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया के सिमिलर होता है। और ये दूसरे ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया वाले फीचर्स कौन-कौन से होते हैं, रेटिकुलोसाइटोसिस के रेटिकुलोसाइट्स ज़्यादा बन रहे होंगे। अब क्योंकि बोन मैरो को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया हो गया है। मैंने बताया हीमोसिडरोसिस होता है और माइल्ड जॉन्डिस होता है। ये सारे वही फीचर्स हैं। कोलीलिथाइसिस भी होता है, पिगमेंट स्टोन्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा स्प्लीनोमेगली भी होगी। स्प्लीनोमेगली क्यों होती है? क्योंकि एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस भी चल रही होती है। स्प्लीनोमेगली की वजह क्या होती है कि उसमें फेगोसाइट्स में आरबीसी ट्रैप होते जा रहे हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। अब क्लिनिकल फीचर जो डायग्नोसिस हम बनाते हैं वो क्या, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि फैमिली में पहले तो किसी को ये वाला मसला नहीं था क्योंकि ये हेरिडिटरी है। हेमाटोलॉजिकल फाइंडिंग के जो हम इसका ब्लड टेस्ट कराते हैं उससे हमें पता चलता है, लैब एविडेंस से हमें पता चलता है, लेबॉर्ट्री स्टडीज़ कराते हैं, ठीक है? उसके अलावा एक जो टेस्ट है जो हम कराते हैं पेशेंट्स में डायग्नोज करने के लिए हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, वो होता है ऑस्मोटिक लाइसिस। ये आरबीसी है, इसको मैं रख दूंगी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसके अंदर सॉल्यूट, बाहर सॉल्यूट कम है, अंदर आरबीसी में सॉल्यूट ज़्यादा है। तो क्या ख्याल है, पानी बाहर से अंदर मूव करेगा आरबीसी के अंदर? तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने से क्या होगा कि आरबीसी में पानी बाहर से अंदर मूव करेगा तो आरबीसी रप्चर हो जाएंगे, ठीक है? तो वाटर के इन्फ्लक्स की वजह से वो रप्चर होंगे और जब रप्चर होंगे तो हमें ये ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट होता है। इससे कंफर्म होता है कि पेशेंट को हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस है, ठीक है?
उसके अलावा एक चीज़ उन्होंने क्या बताई हुई है कि जो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में स्फीरोसाइट्स मिलते हैं, उनकी मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मैंने बताया है कि सेल का साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया है। तो जब सेल बड़े से छोटा हुआ है, तो हीमोग्लोबिन तो अंदर ही पड़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन तो लूज़ नहीं हो रहा। तो मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, उसकी ज़्यादा हो जाएगी। अब क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड करते हैं, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, अनीमिया होगा, स्प्लीन डिस्ट्रॉय कर रही है, स्प्लीनोमेगली होगी और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के एक्यूमुलेट होने की वजह से जॉन्डिस हो गया है। उसके अलावा जो कुछ पेशेंट्स हैं बर्थ पे भी जिनमें हेरिडिटरी ये चीज़ मौजूद होती है, उसमें थोड़ा-सा जॉन्डिस होता है और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन ऐसे लोगों को देनी पड़ती हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि ये आहिस्ता-आहिस्ता जो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एरिथ्रोपोइसिस ज़्यादा हो जाती है इन पेशेंट्स की, तो ऐसे लोग अब इनमें क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स में सिवियर डिजीज़ होती है कि उनके कंपेंसेटरी मैकेनिज़्म सही काम नहीं कर पाते, जैसे क्रॉनिक हेमोलिटिक एनीमिया वगैरह होता है, तो फिर उसमें उनकी एरिथ्रोपोइसिस भी कम हो जाती है। उसके अलावा कभी-कभी क्या होता है कि क्लिनिकल कोर्स इतना सिवियर हो जाता है, एप्लास्टिक क्राइसिस भी हो जाता है। एप्लास्टिक क्राइसिस मैंने बताया था हेमोलिटिक एनीमियाज़ में क्यों होता है, क्योंकि बोन मैरो पहले ही बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, उसको इतना काम करना पड़ रहा है, ऊपर से पार्वो वायरस जनाब आए, उन्होंने इन्फेक्शन किया और वो इन्फेक्शन सीधा बोन मैरो के ऊपर जाके स्ट्रेस डालता है। पहले ही बोन मैरो बेचारा थका हुआ है, ऊपर से और स्ट्रेस आया, तो क्या होता है एप्लास्टिक क्राइसिस हो जाता है, यानी कि वो सेल बनाना ही बंद कर देता है। अगर नॉर्मल इंडिविजुअल्स में हो तो 1 टू 2 वीक में रिज़ॉल्व हो जाता है, लेकिन पार्वो वायरस इन्फेक्शन अगर हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस या ऐसे पेशेंट्स के अंदर हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है एरिथ्रोपोइसिस पेशेंट की पहले ही इफ़ेक्ट हुई है, तो अब और ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? उसके अलावा एक बात उन्होंने बताई हुई है हमें कि वर्सनिंग ऑफ अनीमिया जब हो जाए तो हमें ट्रांसफ्यूजन भी देनी पड़ती हैं और कभी एक्यूट फेज़ ऑफ इन्फेक्शन होता है ना, उसमें पेशेंट की बॉडी पे स्ट्रेस पड़ा है, तो स्ट्रेस पड़ने की वजह से क्या हुआ है कि पेशेंट की बॉडी पहले ही स्ट्रेस में है हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस की वजह से, तो इन्फेक्शन हुआ है फटाफट, तो आपको ट्रांसफ्यूजन एक्यूट फेज़ में देनी पड़ती है उसको सपोर्ट करने के लिए। हीमोलिटिक क्राइसिस भी वो होता है पेशेंट के अंदर कि हीमोलिसिस चले जा रही है और वो कब होती है जब स्प्लीन के अंदर वो डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, ठीक है? तो हीमोलिटिक क्राइसिस भी हो जाता है कि जब आरबीसी की डिस्ट्रक्शन कब ज़्यादा होती है, अगर तो पेशेंट को इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो जाए, तो स्प्लीन का साइज़ और बड़ा हो जाता है। अब मैंने बताया था कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जब गॉल ब्लैडर में जाता है, तो वो गॉल स्टोन भी बनाएगा। पेशेंट की स्प्लीनेक्टमी करेंगे, यानी कि उसकी स्प्लीन निकाल देंगे, तो पेशेंट का अनीमिया तो इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन स्प्लीन क्या कराती है, इनकैप्सुलेटेड कुछ बैक्टीरिया होते हैं कैप्सूल वाले, उनको ना बॉडी से रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ना, स्प्लीन का काम होता है उनको रिमूव करना। अब बॉडी से स्प्लीन निकल गई, तो पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी हम स्प्लीन निकाल रहे होते हैं, उनका जब ऑपरेशन करना होता है, उससे पहले उनको ना इन इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज़्म के खिलाफ वैक्सीन दी जाती है। तो जब उनको वैक्सीन देते हैं पहले, फिर उसकी स्प्लीनेक्टमी करेंगे, ठीक है? पहले कभी भी स्प्लीनेक्टमी नहीं करेंगे। पहले वैक्सीन देते हैं, फिर स्प्लीनेक्टमी करते हैं, ताकि जिन इन्फेक्शन से स्प्लीन प्रोटेक्ट कर रही थी, अब हम वैक्सीन दे दें और वो बंदा उन चीज़ों से प्रोटेक्ट होता रहे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं G6PD डेफिशिएंसी की वजह से जो एंजाइम डिफेक्ट होता है, इसकी वजह से क्या मसले होते हैं। अब देखो ये वाली डायग्राम आनी चाहिए। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये G6PD का काम क्या है, बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं। तो G6PD जो है वो हमें ऑक्सीडेटिव इंजरी से प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। ये क्या करता है कि जब G6PD 6 फॉस्फोग्लूकोनेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है और इसी दौरान यानी इसको ऑक्सीडाइज़ कर रहा है और इसी दौरान ये NADPH को रिड्यूस कर रहा है NADPH में। और जब ये काम होता है, अब NADPH दोबारा से, क्योंकि जहाँ-जहाँ ऑक्सीडेशन होगी NADPH वहाँ जाएगा, वहाँ रिडक्शन कराएगा और ख़ुद इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा NADP की फॉर्म में। तो ग्लूटाथायोन रिडक्टेज़ का काम क्या होता है कि उसने NADPH को क्या करना है, NADP में कन्वर्ट करना है और ख़ुद रिड्यूस हो जाना है। जब ये ख़ुद रिड्यूस हो गया है, तो ये फिर ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज़ इसको इस्तेमाल करता है और ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज़ क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, वो क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। तो देखो ये पूरा प्रोसेस किस तरह से चल रहा है, हमें इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या ख़्याल है G6PD डेफिशिएंसी में हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास ये वाला एंजाइम डेफिशिएंट है। G6PD डेफिशिएंसी में ये वाला एंजाइम डेफिशिएंट है, तो ये सारा प्रोसेस होगा? नहीं होगा, इसमें मसले मसाइल आएँगे। ये क्या चीज़ है? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडेटिव रेडिकल है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हम प्रोटेक्ट नहीं हो पाएँगे और ज़्यादा हो जाएँगे ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स और इनके ज़्यादा होने की वजह से बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा और आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगे और उनके डिस्ट्रक्शन की वजह से हमने कहा कि G6PD में ये सारे मसाइल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ज़हन में रख के हम आगे पैराग्राफ को स्टडी करेंगे कि कैसे G6PD डेफिशिएंसी। तो अब हमने पूरी डायग्राम को स्टडी कर लिया, अब हमारे लिए आगे बहुत आसानी होगी इस पूरे पैराग्राफ को समझने में। अब देखो जो हेक्सोज़ मोनोफॉस्फेट शंट जो हमने पूरा ऊपर पाथवे पढ़ा है, उसको क्या नाम देते हैं? हेक्सोज़ मोनोफॉस्फेट शंट का नाम।
ठीक है? तो ऊपर जो पाथवे हमने पढ़ा है उसको हम नाम देते हैं हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट का या ग्लूटाथायोन मेटाबॉलिज्म। अब क्या ख्याल है आपका कि G6PD डेफिशिएंसी जब होगी तो वो पूरा पाथवे होगा? नहीं होगा। ऑक्सीडेटिव इंजरी हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाएगी और वो ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स क्या करते हैं कि वो आरबीसी के ऊपर जाके इफेक्ट करते हैं और हेमोलिसिस कराना स्टार्ट कर देते हैं। अब इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी G6PD की है। वो क्या करेगा? हमने देखा है कि वो NADP को NADPH में कन्वर्ट करता है और उसी दौरान वो ऑक्सीडाइज करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को। अगर NADPH जो है वो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट प्रोवाइड करता है और आगे हमने देखा था कि ग्लूटाथायोन को रिड्यूस करा के ग्लूटाथायोन रिडक्टेज में कन्वर्ट कराता है और वो को फैक्टर के तौर पे काम करता है और फिर सबसे एंड पे हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड न्यूट्रलाइज हो रहा था। लेकिन जब G6PD की डेफिशिएंसी होगी ये सारा प्रोसेस नहीं होगा और इस सारे प्रोसेस के ना होने से क्या होगा? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बढ़ जाएगा। अब G6PD डेफिशिएंसी क्या होती है? वो हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। अब जो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है उसमें मेल ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ठीक है? मेल ज़्यादा इफेक्ट हो गए और 2 वेरिएंट्स हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं वैसे, लेकिन जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएंट्स हैं ना वो G6PD हैं और एक G6PD नेगेटिव और एक G6PD मेडिटेरेनियन। ये 2 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स हैं जिनको हमने पढ़ना है G6PD डेफिशिएंसी में। अब G6PD जो नेगेटिव वाला है ये हमारे पास मेडिटेरेनियन में होता है और मिडल ईस्ट में, मतलब नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मेडिटेरेनियन G6PD वाला मिडल ईस्ट में होता है। अब ये इन फ्रीक्वेंसी के जो मतलब ये जो वेरिएंट्स होते हैं ना, जब इनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो इसमें हमें एक बात याद रखनी है कि अब क्योंकि ये वाले वेरिएंट्स में आरबीसी जल्दी डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो अगर प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम मलेरिया मेरे पास ये आरबीसी है, इसमें मलेरिया पैरासाइट बैठा हुआ है, तो अब इस आरबीसी ने अगर 20 दिन में ही डिस्ट्रॉय हो जाना है, यानी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाना है, सपोज 20 दिन में डिस्ट्रॉय हो जाना है, तो क्या ख्याल है वो वाला पेशेंट फेल्सीपैरम मलेरिया से प्रोटेक्ट नहीं होगा? हो जाएगा, ठीक है? अब जो G6PD वेरिएंट्स हैं ना जिनमें हेमोलिसिस होती है, उनमें क्या होता है कि मिसफोल्डिंग होती है प्रोटीन की। प्रोटीन्स की मिसफोल्डिंग होती है और प्रोटीन्स की मिसफोल्डिंग की वजह से G6PD जब एब्सेंट है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया है, तो सारे के सारे जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी मिसफोल्डिंग शुरू होती है और उस मिसफोल्डिंग की वजह से क्या होता है कि अब हमने पढ़ा है कि जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है वो डिस्ट्रॉय होने के लिए बनते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बनते हैं उनका प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है? और जो G6PD नेगेटिव है इसमें हाफ लाइफ आरबीसीज़ की ज़्यादा कम होती है, जबकि जो मेडिटेरेनियन है वो इसमें हाफ लाइफ कम है। G6PD नेगेटिव में देखो वो कह रहे हैं कि हाफ लाइफ कम है, लेकिन जो मेडिटेरेनियन वाला है उसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर एबनॉर्मल है, ठीक है? तो इस बात को हमने याद रखना है। अब हमें पता है कि इम्मैच्योर, जब आरबीसी इम्मैच्योर होते हैं तब तो उनके अंदर नए प्रोटीन बनते हैं, लेकिन अब आरबीसी मैच्योर हो गए हैं, उनमें नए प्रोटीन बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कि अगर तो एक दफ़ा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ, उसने प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन शुरू कर दी, तो प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन होगी तो आरबीसी भी डिस्ट्रॉय होंगे और ज़्यादातर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से ससेप्टेबल होते हैं वो ओल्डर आरबीसीज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि ओल्डर आरबीसीज़ के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती, वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो नए प्रोटीन्स नहीं बना सकते, क्योंकि वो पुराने हो गए हैं, पहले ही पुराने हो गए हैं, नए प्रोटीन नहीं बना सकते। जब नए प्रोटीन ही नहीं बन रहे, पहले वाले मिसफोल्डेड प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि एपिसोडिक हेमोलिसिस होती है, यानी कि G6PD डेफिशिएंसी तो है ही है, लेकिन जब एपिसोडिक कब होगी? जब जब बॉडी पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ेगा तब तक G6PD डेफिशिएंसी वाले इंडिविजुअल्स में हेमोलिसिस होगी। और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किस वजह से हो सकता है? कोई इन्फेक्शंस हो सकते हैं पेशेंट को, और उन इन्फेक्शंस में ल्यूकोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं और जितने ज़्यादा ल्यूकोसाइट्स एक्टिवेट होंगे वो फ्री रेडिकल्स प्रोवाइड करेंगे और वो आरबीसीज़ को डिस्ट्रॉय करा देंगे। अब बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हैं वो कौन-कौन से हैं जो हेमोलिसिस कराते हैं? वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस हुआ, पेशेंट को निमोनिया हुआ, टाइफाइड फीवर हुआ, ये ज़्यादातर ऐसे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स बनाते हैं कि G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट में हेमोलिसिस होती है। और कौन-कौन सी चीज़ें करा सकती हैं हेमोलिसिस? बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं, कुछ फूड्स होती हैं जो पेशेंट खाते हैं और G6PD डेफिशिएंसी वाले, और उनमें हेमोलिसिस होती है। ड्रग्स कौन-कौन से हैं? एंटी मलेरियल में ड्रग्स याद कर लो, पीसी से नाम याद कर लो, प्रीमाक्विन और क्लोरोक्विन, ठीक है? उसके अलावा सल्फोनामाइड्स होते हैं, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन्स होते हैं, ये एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। तो ये जो हैं, इनकी वजह से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है। हेमोलिसिस होती है और ये जो ड्रग्स हैं ना, ड्रग्स हेमोलिसिस, सीवियर हेमोलिसिस किस में कराएंगे? मेडिटेरेनियन वेरिएंट में। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि जो मेडिटेरेनियन वेरिएंट होता है ना उसमें आरबीसी एब नॉर्मल होते हैं, तो एब नॉर्मल आरबीसी ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है? जो मोस्ट फ्रिक्वेंट फूड्स जो कि हमारे पास हेमोलिसिस कराती हैं वो कौन सी हैं? फावा बीन्स। फावा बीन्स जब पेशेंट खाता है तो उसको जाता है फाविज्म। फेविज्म क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स, पेशेंट ने फावा बीन्स खाई, ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स जनरेट हुए, उसमें पहले ही G6PD डेफिशिएंसी है, आरबीसी ने डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर दिया। और अक्सर जो नए बच्चे
बच्चे पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, तो उसमें जॉन्डिस भी आपको नज़र आता है क्योंकि G6PD डेफिशिएंसी है। अब G6PD डेफिशिएंसी है, उस बच्चे को थोड़ा-सा कोई इन्फेक्शन हुआ या एनवायरनमेंट का कोई भी ट्रिगर उसके ऊपर एक्ट किया और उस बच्चे के अंदर क्या शुरू हो जाएगा, न्यूनेटल जॉन्डिस। तो जो बच्चा पैदा होता है उसको जो जॉन्डिस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूनेटल जॉन्डिस। और कभी-कभी न्यूनेटल जॉन्डिस को इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है बच्चे को जो 24 आवर्स के बाद होता है। यानी कि 24 घंटे के बाद अगर छोटे बच्चे को जॉन्डिस हो रहा है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चा पैदा हुआ है और पैदा ही वो जॉन्डिस के साथ हुआ है तो डॉक्टर को लाज़मी ये बात सोचनी चाहिए कि कहीं इस बच्चे में कोई हीमोलिटिक अनीमिया या ऐसी क्या चीज़ हो रही है जो इसमें जॉन्डिस करवा रही है। क्योंकि कहीं न कहीं आरबीसी टूट रहे हैं तो ही अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन रहा है और बच्चे को जॉन्डिस हुआ है। क्योंकि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बच्चों में तो होता है 24 घंटे के बाद और उसको अगर अभी से हो रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई मसला चल रहा है। तो अगर आपको ये सारी बातें पता होंगी तो जब आपने पेशेंट को या बच्चे को देखना है तो आप फटाफट डायग्नोज़ कर लेंगे कि हाँ, इस बच्चे में कोई मसला है कि ये न्यूनेटल जॉन्डिस के साथ पैदा हुआ है, ठीक है? और ये पैथोलॉजिकल होता है। अगर पैदा होते ही उसको न्यूनेटल जॉन्डिस है तो ये एक पैथोलॉजिकल चीज़ है और आपने इस चीज़ को ध्यान में लाना है, इग्नोर नहीं करना। डायग्नोसिस बनाने के लिए बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब क्या होता है कि जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं, अब ये बात याद रखनी है कि G6PD में इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस भी हो रही है और एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस भी हो रही है क्योंकि ऑक्सीडेंट्स को तो नहीं पता कि मैंने स्प्लीन में काम करना है, कहाँ काम करना है, उसने तो डिस्ट्रॉय कराना है तो वो हर जगह आरबीसी को डिस्ट्रॉय कराएगा। वो मैक्रोफेजेस से भी डिस्ट्रॉय कराएगा तो एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होगी, वो ब्लड सेल्स के मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर-अंदर भी आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगे और उसकी वजह से होती है इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस, ठीक है? तो अब क्या होता है ऑक्सीडेट मतलब ऐसा क्या होता है ऑक्सीडेशन की वजह से कि आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं? ऑक्सीडेंट्स आते हैं वो क्या कराते हैं कि जो ग्लोबिन चेन्स है ना कि देखो ये सपोज करो कि आरबीसी की ग्लोबिन चेन्स हैं इन ग्लोबिन चेन्स के जो सल्फाइड्राइल्स ग्रुप्स होते हैं ये सल्फाइड्राइल ग्रुप्स इनकी करा देता है क्रॉस लिंकिंग। जब सल्फाइड्राइल ग्रुप्स की क्रॉस लिंकिंग हो जाती है तो क्या ख्याल है नॉर्मल शेप ऐसी होनी चाहिए, अब ऐसी होगी तो ये डीनेचरेशन नहीं हो गई तो डी नेचर हो गए और उसकी वजह से डीनेचरेशन की वजह से क्या होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना आरबीसी के अंदर वो एक छोटी-छोटी जो मैंने ऊपर दिखाई थी हीन्स बॉडीज़ होती हैं यानी कि ये आरबीसी है और इसके अंदर यूँ करके हीन्स बॉडीज़ पड़ी हुई होती हैं और ये क्यों पड़ी हुई हैं? क्योंकि मैंने बताया कि सल्फाइड्राइल ग्रुप्स की क्रॉस लिंकिंग होती है और उनकी क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या हो रहा है कि पेशेंट में ये हीन्स बॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं और ये जो हीन्स बॉडीज़ होती हैं ये डार्क इंक्लूजन्स के तौर पे नज़र आती हैं कि आपको दिखेगा कि एक आरबीसी है उसमें एक डार्क सा इंक्लूजन नज़र आएगा, एक डार्क सा डॉट नज़र आएगा यानी कि वो हीन्स बॉडीज़ हैं। तो अब देखो ये जो हीन्स बॉडी ऐसे पड़ी हुई है ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं ऑब्वियसली कर सकती हैं क्योंकि एक नोकीली सी चीज़ अंदर बन गई है उसने ऊपर बेचारी नाजुक सी मेम्ब्रेन की तोड़फोड़ शुरू कर देनी है तो हीन्स बॉडी मेम्ब्रेन में पड़े पड़े उसको डिस्ट्रॉय करें तो इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होगी, हाँ होगी, ठीक है। उसके अलावा ये जो हीन्स बॉडीज़ वाले सेल्स होते हैं जब ये गुजरेंगे स्प्लीनिक कॉर्ड्स के अंदर से तो क्या ख्याल है जो हीन्स बॉडीज़ वाला पोर्शन है वो मैक्रोफेजेस खाना शुरू कर देंगे। तो सपोज़ करो ये सेल था, ये हीन बॉडी पड़ी हुई थी और यहाँ से स्प्लीन ने खा लिया, तो बाकी ये वाला सेल पूरा बच जाएगा और इस सेल को क्या कहते हैं? खाया हुआ सेल होता है। इनको बाइट ले लिया इसमें से, तो इनको हम कहते हैं कि बाइट सेल्स। तो ये बात याद रखनी है कि बाइट सेल्स भी मिलेंगे G6PD डेफिशिएंसी में और स्फीरोसाइट मिलेंगे। स्फीरोसाइट क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि एब्नॉर्मैलिटी हो गई है शेप की, ठीक है? G6PD डेफिशिएंसी की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया और उसने थोड़ी-सी एब्नॉर्मैलिटीज़ क्रिएट की, तो बाइट सेल्स भी मिलेंगे, स्फीरोसाइट्स भी मिलेंगे। ये स्प्लीनिक कॉर्ड्स में ट्रैप हो जाएँगे और फिर फेगोसाइट्स इनको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो ये दोनों बातें याद रखनी है, बाइट सेल एंड स्फीरोसाइट। अब जो एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होती है मतलब जो कम टाइम में फटाफट इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हुई। इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस के पॉइंट्स रिकैप करने हैं क्या-क्या होगा? अनीमिया होगा, हीमोग्लोबिनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन यूरिया होगा और हीमोसिड्रिन यूरिया होगा और जॉन्डिस होगा। ये 5 चीज़ें बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए और 3 चीज़ें एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस की अनीमिया, स्प्लीनोमेगली, जॉन्डिस, राइट? ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब क्या होता है कि एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस जो है ना 2 से 3 दिन के अंदर ये चीज़ें आपको विजिबल होना स्टार्ट हो जाती हैं G6PD डेफिशिएंसी के लोगों में। जब उनको एनवायरमेंटल ट्रिगर मिलते हैं 2 से 3 दिन के अंदर-अंदर उनमें इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस शुरू हो जाती है क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता रहता है और वो मेम्ब्रेन को डैमेज करता रहेगा, उस वजह से ये मसला होना स्टार्ट हो जाता है। जो ओल्डर आरबीसीज़ हैं मैंने बताया था कि उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती प्रोटीन्स को रीजनरेट करने की, तो रिस्क ऑफ लाइसिस ओल्डर आरबीसी में ज़्यादा होता है, ठीक है? और ओफेंडिंग ड्रग जैसे ही आएगा उसके अंदर ये मसला होना स्टार्ट हो जाएगा। रिकवरी फ़ेज़ में जो है वो आपको रेटिकुलोसाइटोसिस मिलेगा क्योंकि हीमोलिटिक एपिसोड जो है वो इंटरमिटेंट है यानी कि बीच में कभी-कभी अकर करती हैं और कब अकर करती हैं जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है। तो क्रॉनिक हेमोलिसिस के फीचर्स इसमें नहीं होंगे जो कि स्प्लीनोमेगली, कोलीलिथाइसिस वगैरह वो नहीं होंगे क्यों? क्योंकि इसमें हेमोलिसिस ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली चली आ रही है। इसमें बीच में गैप आते हैं ना कि जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया तब हेमोलिसिस हुई, फिर पेशेंट सही हो गया, फिर ऑक्सीडेटिव
स्ट्रेस आया, हेमोलिसिस हुई, तो इसलिए इसमें क्रॉनिक हेमोलिसिस के जो फीचर्स होते हैं पेशेंट में वो नहीं होते। आगे हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी है, और इसमें देखें कि कैसे ये हमारे पास बने हुए हैं, सेल्स बने हुए हैं, बाइट सेल्स बने हुए हैं, स्फीरोसाइट्स बने हुए हैं, और कैसे ये डीनेचर्ड हमारे पास मौजूद हैं, और ये हमें नज़र आ रहा है कि ये हीन्स बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। तो ये सारी बातें याद रखनी है कि ये हीन्स बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, और किस तरह से ये पूरा हेरिडिटरी जो G6PD डेफिशिएंसी है उसमें ये सारे मसले चल रहे होते हैं। हीन्स बॉडीज़ भी मिलेंगी आपको और बाइट सेल्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट G6PD डेफिशिएंसी एंड हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। आई होप कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो गई होगी। See you in our next lecture, inshallah. Allah Hafiz.